हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान की जो रीति रिवाज है, राजस्थान की जो प्रमुख प्रथाएं हैं, जो कुछ कुप्रथाएं भी हैं, गलत प्रथाएं हैं। राजस्थान में जो जनजाति हमने पढ़ी थी, अपनी जो पिछली जो क्लासेस रही जिनमें हमने जनजातियों का अध्ययन किया, उनमें जो परंपराएं हैं, उनके जो रीति रिवाज है, उनको लेकर के है। क्लास को बड़े ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में, कोई ना कोई हर एग्जाम में जो राजस्थान का होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उस प्रतियोगी परीक्षाओं में रीति रिवाज परंपराओं से संबंधित एक आध नहीं 2 या 3 क्वेश्चन बनके जरूर आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, एक एक चीज को अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। क्लास पर नए हैं तो चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान में कुछ प्रथाएं, रीति रिवाज और राजस्थान की परंपराओं को लेकर के। तो कुछ इसमें कुप्रथाएं भी हैं, कुछ अच्छी प्रथाएं भी हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिस प्रथा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो प्रथा है सती प्रथा। कौन सी प्रथा है? सती प्रथा। सती प्रथा को सहगमन भी कहते हैं। सती प्रथा को सहगमन भी कहते हैं। सती प्रथा को सहमरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहमरण भी कहते हैं। यह राजस्थान में राजपूतों में चलने वाली प्रमुख प्रथा रही है, जिसे सती प्रथा कहा जाता है, सहगमन प्रथा कहा जाता है, सहरमण प्रथा कहा जाता है, अणवारोहण। हाँ, एक नाम और आप लिख लीजिए, अच्छा नाम है, अणवारोहण प्रथा। चलिए साहब, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पति की मृत्यु होने पर पत्नियां या तो उनकी किसी वस्तु के साथ या अपनी पति की चिता पर ही, उनके साथ में ही जीवित अग्नि को, अपने प्राणों को दे देते हैं, अपने पति के साथ प्राणों को त्याग देते हैं। उसे हम सती प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सती प्रथा। आप अच्छे ढंग से जानते हैं, जोहरों में भी यह प्रथा का प्रचलन रहा, उन्हें भी सतियों के नाम से ही जाना गया। अगर हम सती प्रथा में बात करें कि जब कोई स्त्री पति की कोई वस्तु के साथ, देखिए एक शब्द है जिसे अनुमरण कहते हैं। सती प्रथा, सहगमन, सहमरण, अणवारोहण एक ही नाम है। अनुमरण क्या है? पति की वस्तु के साथ सती होना। पति की वस्तु के साथ सती होना, यानी कि जब पति कहीं और उनकी मृत्यु हुई हो और उनकी वस्तु के साथ जब महिलाएं सती होती हैं तो उसे अनुमरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमरण। देखिए, जो सती होती हैं वो आदेश छोड़ करके जाती हैं। आदेश किसका? सती का। जो सती अंतिम लाइनें लिख करके जाती है, जो आदेश छोड़ करके जाती है, उसे अणस्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अणस्व। अणवारोहण से अणस्व। सती का जो आदेश होता है, जो अंतिम आदेश होता है, उसे अणस्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अणस्व कहा जाता है। देखिए, बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले जो सती का जो साक्ष्य था वो कहां मिला। तो सती का जो सबसे प्रथम साक्ष्य है, सती होने का जो सबसे प्रथम साक्ष्य है, वो हमको मिलता है 510 ईस्वी के लिखित एरण शिलालेख से। 510 ईस्वी के एरण शिलालेख से। एरण शिलालेख से देखिए, एरण शिलालेख है, किसने लिखवाया है? तो भानुगुप्त ने लिखवाया है। किसने लिखवाया है? भानुगुप्त ने। गुप्त शासकों में जो भानुगुप्त रहे 510 ईस्वी में, इनके समय एरण शिलालेख लिखा गया। उस शिलालेख में सती होने का प्रथम साक्ष्य मिलता है। बताया जाता है जब गुप्तों का हुणों से युद्ध चल रहा था, जब गुप्तों का हुणों से युद्ध चल रहा था, तो उनमें सेनापति थे गोपराज, और उनकी मृत्यु होने पर उनकी पत्नी उनके साथ सती हो जाती हैं। हुणों के विरुद्ध सेनापति गोपराज की मृत्यु पर, सेनापति गोपराज की मृत्यु पर पत्नी का सती होना, पत्नी का सती होना प्रमुख पहला साक्ष्य अगर भारत में कहीं मिलता है तो वो 510 के एरण शिलालेख में मिलता है। अगर मैं बात कर दूं साहब राजस्थान में कब मिला, तो राजस्थान में 861 ईस्वी का। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान में।
वैसे तो राजस्थान भारत में ही है, लेकिन बोलते साहब राजस्थान का बताओ। तो राजस्थान में 861 ईस्वी है। 861 ईस्वी में एक अभिलेख लिखा गया जिसे घटियाला शिलालेख कहते हैं। घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख जो जोधपुर में है, उस शिलालेख में लिखा हुआ है कि सेनापति राणका की पुत्री, सेनापति राणका की पत्नी, सॉरी पुत्री गलत निकल गया, वो एक राजा का दूसरे का नाम याद आ गया मुझे, कि पत्नी संपत देवी सती हुई। संपत देवी सती हुई। तो घटियाला शिलालेख में संपत देवी के सती होने का साक्ष्य मिलता है। यहां मुझे रानी का नाम मिला नहीं है, तो गोपराज की मृत्यु पर पत्नी का सती होना पहला साक्ष्य है, और राजस्थान में पहला साक्ष्य 861 ईस्वी का घटियाला शिलालेख का साक्ष्य रहा। देखिए साहब, अब बात करते हैं कि सबसे पहले किसने इस प्रथा पर रोक लगाई। सबसे पहले लगाई थी मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक ने, फिर अकबर ने। अच्छा, अकबर का मैं बता देता हूं, 1562 में रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई। कब लगाई साहब? 1562 में। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई थी बूंदी ने। राजस्थान में बूंदी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 1822 में। यानी कि अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले बूंदी ने 1822 में रोक लगाई थी। अलवर ने 30 में लगाई थी, जयपुर ने 1844 में लगाई थी। अलवर ने कब लगाई थी? 1830 में लगाई थी। जयपुर ने कब लगाई थी? 1844 में लगाई थी। कब लगाई थी? 1844 में यह रोक लगाई गई थी। जोधपुर ने 60 में लगाई थी, उदयपुर ने 61 में लगाई थी। जोधपुर ने 1860 में रोक लगाई थी, उदयपुर ने 1861 में रोक लगाई थी, कोटा ने भी लगाई थी 62 में, एक साल बाद 1862 में रोक लगाई थी। राजस्थान में रियासतों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बूंदी ने लगाई साहब। कब लगाई थी? 1822 ईस्वी में रोक लगाई थी। देखिए, यह नियम बना, कानून बना, ये तो रियासतों के हिसाब से हो गया। लेकिन अंग्रेजी रियासतों के तहत, अंग्रेजी रियासतों के तहत, अंग्रेजी शासन के तहत 1829 में राजा राममोहन राय की सहायता से, राजा राममोहन राय की सहायता से, राजा राममोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिक ने धारा 17 बनाकर, यानी कि एक धारा बनाई उसने अपने कानूनों में, जिस धारा को नाम दिया गया धारा 17। क्या नाम दिया गया? धारा 17 बनाकर रोक लगाई। धारा 17 बनाकर रोक लगाई। किसके प्रयासों से लगाई गई थी ये रोक? राजा राममोहन राय के प्रयासों से। तुरंत एक नया क्वेश्चन बन जाता है कि जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोक लगाई तो उसके बाद इस धारा को अपना करके सबसे पहले रोक किसने लगाई? अलवर ने। किसने लगाई? मोदी ने तो पहले लगा दी थी 1822 ईस्वी में। फिर 1829 में कानून बना, फिर 1829 में कानून बना, और उस कानून के तहत सबसे पहले रोक अलवर ने लगाई, उसी कानून के तहत जयपुर ने लगाई, उसी कानून के तहत जोधपुर ने लगाई, उसी कानून के तहत उदयपुर ने लगाई, और उसी कानून के तहत कोटा रियासत ने रोक लगाई थी। कौन सी प्रथा पर? सती प्रथा पर। कौन सी प्रथा पर? सती प्रथा पर। और याद रखना, अंतिम जो सती रही है, अंतिम सती का कोई साक्ष्य मिलता है तो वो हम पढ़ चुके हैं 1987 में दिवराला गांव सीकर में। 1987 अंतिम सती लिख करके लिखिए। 1987 में दिवराला गांव सीकर में जब मोहन सिंह की मृत्यु हो गई थी, जब मोहन सिंह की मृत्यु हो गई थी तो उनकी पत्नी थी रूप कंवर।
क्या नाम था? रूप कंवर। वो सती हुई राजस्थान में नहीं, भारत में अंतिम सती 1987 में दिवराला गांव सीकर में मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर हुई। फिर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से उछाला गया और सती निवारक कानून, सती प्रथा रोक अधिनियम 1987 भारत सरकार के द्वारा बनाया गया और पूर्णतः सती प्रथा पर रोक लगा दी। कौन सी प्रथा रही? सती प्रथा। कौन सी प्रथा रही? सती प्रथा रही। क्लियर है? सती प्रथा को सहगमन, सहमरण, अनुआरोहण प्रथा भी कहा जाता है। सती प्रथा में जो अनुमरण होता है तो पति के किसी वस्तु के साथ सती होना होता है। अणस्व सती का आदेश होता है। सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो 510 ईस्वी के एरर शिलालेख से मिलती है। फिर राजस्थान में 861 के घटियाला शिलालेख से मिलती है। ठीक है ना साहब? सबसे पहले रोक लगाई बूंदी ने, फिर 1829 में कानून बनाया राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने बनाया साहब? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया। चलिए साहब अगली प्रथा का अध्ययन करते हैं। अगली जो प्रथा है वो है कन्यावध। ये कुप्रथाएं हैं। ये क्या है साहब? कुप्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, गलत प्रथाएं हैं। गलत कन्या का वध करना काहे की प्रथा है वे? कन्यावध प्रथा। कौन सी प्रथा है? कन्यावध प्रथा। देखिए ये कहां कहां चलती थी और कहां कहां इसका प्रचलन था। देखिए कन्यावध प्रथा का जो प्रचलन रहा है वो बीकानेर के भिदावत में, एक एक जाति और कास्ट को बताऊंगा आपको कहां कहां रहा था। बहुत गलत है। बीकानेर के भिदावत जहां जहां इसका सर्वाधिक प्रकोप रहा, बीकानेर के भिदावतों में, राठौड़ों में, कछवाओं में, भाटियों में। राठौड़ों में, कछवाओं में, भाटियों में, जाटों में। जाटों में भी कन्यावध प्रथा। जनजातियों में तो सब में ये प्रथाएं चली थी, लेकिन जो जातियां जिनमें प्रमुख रूप जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुई तो बीकानेर के भिदावत रहे, राठौड़ रहे, कछवा रहे, भाटी रहे, जाट भी रहे, जाटों में रही और मेवातियों में यह प्रथा रही। मेवातियों में यह प्रथा रही। तो ये जो प्रमुख गोत्र रहे हैं या प्रमुख वंश रहे हैं जिनमें कन्यावध प्रथा प्रचलन थी। आज नहीं है भाई, आज नहीं है कन्यावध प्रथा। तो ये प्रमुख प्रथा है, कुप्रथा है। कौन सी है? कुप्रथा है। अच्छा, सबसे पहले इस पर रोक लगाई गई थी। तो सबसे पहले कैप्टन हॉल, आपको पता होगा कैप्टन हॉल सिरोही के कैप्टन हॉल ने मेर मीणाओं के साथ पंचायत की। मेर मीणाओं के साथ पंचायत की। सबसे पहले इस प्रथा को रोकने के लिए कैप्टन हॉल जो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट रहे, 1857 की क्रांति में सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट का नाम आएगा मेजर हॉल, कैप्टन हॉल वही है। ये पहला व्यक्ति है जिसने मेर मीणा जो सिरोही में थे उस क्षेत्र में उनसे पंचायत की कि भाई ये करना गलत है। तो ये किसने कहा था? कैप्टन हॉल ने सबसे पहले पंचायत की। फिर उसके बाद हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन। हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन। विल्किंसन के प्रयासों से वो विलियम बेंटिक जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है साहब? इनके प्रयासों से ही विलियम बेंटिक ने, किसने? विलियम बेंटिक ने 1833 में कोटा और 1834 में बूंदी में रोक लगाई। 1833 में कोटा व 1834 में बूंदी में रोक लगाई। बूंदी में रोक लगाई। तो ये मीणाओं में, जनजातियों तो बहुत अधिक चला करती थी। तो ये मीणा क्षेत्र है। कौन सी जनजाति का क्षेत्र है? मीणा जनजाति का क्षेत्र है। इस जनजाति में जो राजपूत रहे हैं, हाड़ा जो राजवंश रहा है, उनमें भी कन्यावध की प्रथा थी। यानी कि राजपूत, राठौड़ों में राजपूत लिख दिया, मुख्यतः राजपूतों में प्रथा थी, जाटों में प्रथा थी, मेवातियों में प्रथा थी, भाटियों में, कछवाओं में, इनमें अधिक प्रथा रही है। ठीक है ना? तो इसमें 1833 में कोटा और 1834 में बूंदी में यह रोक लगाई गई थी।
1844 में उदयपुर और जयपुर में भी इसे अवैध किया गया। उदयपुर व जयपुर में भी अवैध घोषित। ठीक है ना साहब। कौन सी प्रथा रही? कन्यावध, कुप्रथा, लौट प्रथा। कन्यावध क्या है? कुप्रथा है। क्या है? कुप्रथा है। चलिए डाकन प्रथा। डाकन प्रथा, डाकन प्रथा ऐसी प्रथा रही है जो राजपूतों के क्षेत्रों में, जनजातियों में नीचे चली रही। दक्षिण राजस्थान में अधिक प्रथा रही। किसी भी महिला को किसी भी कारणवश डाकन मान करके पत्थरों से पूरा गांव मिलकर के, सभी लोग मिलकर के उसे मार दिया करते थे। वो डाकन प्रथा है। कौन सी प्रथा है? डाकन प्रथा। याद रखना, सबसे पहले अप्रैल 1853 में इस पर रोक लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? अप्रैल 1853 में रोक लगाई थी। और रोक लगाने वाला था जेसी ब्रुक। रोक अप्रैल 1853 किसने लगाई? जेसी ब्रुक का कौन था? खैरवाड़ा छावनी थी ना, खैरवाड़ा छावनी का अध्यक्ष, छावनी का प्रतिनिधि था ये। खैरवाड़ा छावनी का प्रतिनिधि था, प्रमुख व्यक्ति था। उसने इस पर रोक लगाई। किसके समय? स्वरूप सिंह के समय। अगर पूछा जाए साहब मेवाड़ में कौन था, तो स्वरूप सिंह मेवाड़ के समय। स्वरूप सिंह मेवाड़ के समय अप्रैल 1853 में जेसी ब्रुक, जो खैरवाड़ा छावनी के प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस पर सबसे पहले रोक लगाई थी। कौन थे? तो याद रखना, खैरवाड़ा छावनी में मेवाड़ भीलकोर जो हमने सैनिक टुकड़ी पढ़ी है ना, मेवाड़ भीलकोर के कमांडेंट थे। कमांडेंट थे। ठीक है सर, कमांडेंट थे। ठीक है ना। कौन सी प्रथा को रोक लगाई इन्होंने? डाकन प्रथा। मानव बलि व समाधि, मानव बलि व समाधि की बात करता है। मानव बलि या समाधि। जो मानव बलि थी और लोग जीवित समाधि लिया करते थे, ब्राह्मण या कोई भी जो साधु हुआ करते थे वो जीवित समाधि लिया करते थे, इस पर रोक लगाई। सबसे पहले लगाई 1844 में जयपुर में। 1844 में जयपुर। किसके समय? राम सिंह द्वितीय के समय। किसके समय? राम सिंह द्वितीय के समय सबसे पहले रोक लगाई गई थी। और पूर्णतः बंद 1861 में। 1861 में पूर्णतः प्रतिबंध अंग्रेजी सरकार के द्वारा। प्रतिबंध किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजी सरकार के द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया था इसे 1861 में। कौन सी प्रथा है? मानव बलि प्रथा है। कौन सी प्रथा है? मानव बलि प्रथा है। चलिए बात करते हैं दास प्रथा। प्रमुख प्रथाओं की बात कर लेते हैं। दास प्रथा। दास प्रथा, दास प्रथा की बात कर ले। सबसे पहले इसका जो प्रचलन सुना हमको, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में वर्णित। अच्छा, इस प्रथा की हम बात करें तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में वर्णित प्रथा है। यानी कि ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मिली थी सबसे पहले, कि जो दास प्रथा होती है, जो दास बनाए जाते हैं, वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में ये मिली थी। अकबर ने इस पर रोक लगाई थी। किसने लगाई थी? अकबर ने। किसने लगाई थी? अकबर ने। लिख देता हूं, रोक अकबर ने लगाई। रोक किसने लगाई? अकबर ने। फिर वही विलियम बेंटिक ने 1832 में कानून बनाया। 1832 में कानून बनाया, रोक लगाई। और राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा 1832, राजस्थान में प्रथम कोटा 1832। अगर पूछा जाए राजस्थान में सबसे पहले दास प्रथा पर सबसे पहले रोक राजस्थान में लगाई गई थी, कोटा में। कब? 1832 में। कब लगाई गई थी? 1832 में राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी। देखिए, दास प्रथा रही, सती प्रथा रही, उसके बाद हमने कन्यावध प्रथा पढ़ी। इन सब पर कानून बनाने की जो कृपा की है अंग्रेजी सरकार में, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की है। लॉर्ड विलियम बेंटिक वो है जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहे। बंगाल का जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसके तहत बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो वो कौन थे? विलियम बेंटिक थे। कौन थे साहब? विलियम
बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक। देखिए अगली बाल विवाह। बाल विवाह, बाल विवाह की बात कर लेते हैं। बाल विवाह 13 साल से पहले ही बच्चों की शादी कर दी जाती, बचपन में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, पर पैदा ना भाई पहले फिक्स कर दी जाए, भैया हो जाएंगे तो कर देंगे, कोई नियम ही नहीं था। इसको बाल विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बाल विवाह प्रथा है। आज भी कहीं ना कहीं प्रचलित में है। जातियों में, जैसे मैं यहाँ पे निवास करता हूँ तो यहाँ पे एक जाति पाई जाती है, जो हम जातियों में पढ़ेंगे। अभी जनजाति हमने पढ़ी, जनजातियों में तो है ही है, लेकिन एक जाति है गाडरी, गायरी, उनमें बहुत है ये बाल विवाह की प्रथा। तो ये बाल विवाह प्रथा है। कौन सी प्रथा है? बाल विवाह प्रथा है। बाल विवाह प्रथा पर कानून बनाने के लिए सबसे पहले जो प्रयास किए गए थे वो हरविलास शारदा के द्वारा किए गए थे। देखिए हरविलास शारदा ने शारदा एक्ट पारित किया। शारदा एक्ट पारित किया, यानी कि इन्होंने प्रस्तुत किया था अंग्रेजों के लिए। हरविलास शारदा ने शारदा एक्ट प्रस्तुत किया था 1929 में। कब किया था? 1929 में। इसको मैं प्रस्तुत लिख देता हूं, आपके इससे समझ में आ जाए। प्रस्तुत किया, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1930 को, 1 अप्रैल 1930 को, और पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है भाई। बाल विवाह को रोकने के लिए हरविलास शारदा ने शारदा एक्ट पारित किया, 1929 में पारित किया, और जिसको 1 अप्रैल 1930 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और उसमें एक वो बना दी 18-21, ठीक है ना भाई। उम्र बता दी कि इतनी उम्र में विवाह करना चाहिए, यानी कि उसको फिक्स कर दिया हरविलास शारदा ने शारदा एक्ट के तहत कि शादी किस उम्र में होनी चाहिए, इससे उम्र में नहीं होनी चाहिए। और अंग्रेजी सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया। चलिए बाल विवाह के बारे में एक बात मैं आपको बता देता हूं कि बाल विवाह के बारे में सबसे पहला जो प्रमाण कहां मिलता है, तो देखिए बाणभट्ट ने किताब लिखी है हर्षचरित्र, प्रथम साक्ष्य। शायद हमको ये पहले लिखना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप इसे लिखिए। प्रथम साक्ष्य बाणभट्ट की हर्षचरित्र में, बाणभट्ट की हर्षचरित्र में देखिए बताया जाता है कि इसमें हर्षवर्धन था। हर्षचरित्र किसकी किताब है? किसकी मतलब जीवनी है? हर्षवर्धन की है। वर्धन वंश के अंतिम शासक हर्षवर्धन की है किताब है, ठीक है ना भाई। छठा जो शासक रहा प्रमुख वर्धन वंश का नाम अगर आएगा तो हर्षवर्धन का ही नाम आएगा। सबसे पहले हिंसांग इसके समय आया था, वही हर्षवर्धन। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी, उसमें लिखा कि हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा के साथ, जो बच्ची थी, मतलब जो एक बाल विवाह था। जो क्या था? एक बाल विवाह था। तो याद रखना प्रथम साक्ष्य अगर पूरे भारतीय इतिहास में अगर कहीं मिलता है तो बाणभट्ट की हर्षचरित्र में यह लिखा हुआ मिलता है कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा के साथ हुआ, जो एक बाल विवाह था। किसमें लिखा मिलता है? बाणभट्ट की हर्षचरित्र में लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना। और याद रखना अगर राजस्थान में सबसे पहले इस पर रोक लगाई गई थी तो राजस्थान में सबसे पहले रोक बाल्टर कृत जो हितकारिणी सभा थी, बाल्टर ने जो हितकारिणी सभा बनाई थी, उस हितकारिणी सभा के प्रयासों से राजस्थान में, लिख लीजिए, राजस्थान में जोधपुर में हितकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? बाल्टर ने, ठीक है ना। बाल्टर कृत हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा के प्रयासों से प्रधानमंत्री, वहां का जो प्रधानमंत्री था, कहां का? जोधपुर का, क्या नाम था? प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने रोक लगाई। प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने रोक लगाई। प्रधानमंत्री कौन थे? प्रताप सिंह ने रोक लगाई। किस पर? बाल विवाह पर। किस पर रोक लगाई थी? बाल विवाह पर। तो राजस्थान में अगर पूछा जाए सबसे पहले कहां पर रोक लगाई गई थी, तो जोधपुर रियासत में बाल्टर ने जो हितकारिणी सभा थी उसके प्रयासों से जोधपुर में सर प्रताप सिंह ने इस पर रोक लगाई थी। जो कौन थे? जोधपुर के प्रधानमंत्री थे। चलिए साहब विधवा विवाह की बात करते हैं। ये इसका प्रचलन शुरू किया गया है। ये सारी प्रथाएं चल रही थी
और इस प्रथा का प्रचलन शुरू किया गया था। ठीक है ना भाई, ये सही प्रथा है जो आज चलनी चाहिए या बाद में चली है। विधवा विवाह की बात करते हैं। देखिए विधवा पहले क्या होता था कि ज्यादातर राजपूतों में हो या फिर मराठाओं में हो, उनमें क्या होता था कि जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो विधवा उसके बाल काट दिए जाते थे, सफेद वस्त्र पहनाए जाते थे, सभी त्योहारों से उनको अलग रखा जाता था। कई सारी परंपराएं, कई सारे जो क्रूर आदेश थे वो उन पर जारी होते थे विधवाओं पर। उसको बदलने के लिए सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर व डलहौजी के प्रयासों से 1856 में, सबसे पहले कौन कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं डलहौजी के प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह एक्ट पारित, विधवा विवाह एक्ट अधिनियम पारित हुआ। तो सबसे पहले इन दोनों ने प्रयास किए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और डलहौजी ने 1856 में विधवा विवाह एक्ट पारित किया। किसने किया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सहायता से, और इसे लागू किया 27 जुलाई 1856 को। याद भी रखना 27 जुलाई 1856 को लागू, और लागू करने के समय गवर्नर जनरल था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है ना भाई, गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 27 जुलाई 1856 को विधवा जो एक अधिनियम था उसको पारित किया। और अगर बात करें कि भाई पहला विवाह कब हुआ, तो ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1856 में हुआ था। पहला विवाह कब हुआ था, तो 1856 में ही हुआ था, 6 दिसंबर 1856 को कोलकाता में। प्रथम विवाह 6 दिसंबर 1856 कोलकाता। प्रथम विवाह 6 दिसंबर 1856 को कोलकाता में हुआ। किससे पता चलता है, तो विधवा विवाह पर पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है, चांदकरण शारदा ने, चांदकरण शारदा के अनुसार, चांदकरण शारदा के अनुसार। ठीक है ना भाई, उन्होंने पुस्तक लिखी विधवा विवाह, उसमें बताया कि पहला विवाह 6 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पूरा हुआ था। और याद रखना, अगर राजस्थान की बात करें तो सवाई जयसिंह ने, जो जयसिंह द्वितीय थे, सवाई जयसिंह ने, जो जयसिंह द्वितीय थे, ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। किसने दिया था विधवा विवाह को प्रोत्साहन? राजस्थान में सवाई जयसिंह, जो जयसिंह द्वितीय थे, जिनको सवाई की उपाधि मिली, उन्होंने दिया था। ठीक है ना भाई, चलिए सब आगे बात करते हैं। त्याग प्रथा या बारट प्रथा, त्याग प्रथा, पोत बारट प्रथा, पालपोत, सॉरी पालपोत लिखूंगा, इसको पोत नहीं लिखूंगा, पालपोत बारट प्रथा। यह प्रथा क्या थी? मुंह मांगी दक्षिणा, जब मुंह मांगी मतलब अपने मन से मांगी जाती थी, उसे त्याग प्रथा, पालपोत प्रथा या बारट प्रथा कहा जाता था, तो मुंह मांगी दक्षिणा होती थी। और याद रखना, इसे सबसे पहले अगर रोका गया था तो वो जोधपुर में रोका गया था, और फिर जयपुर और बीकानेर में सर्वप्रथम रोक 1841 जोधपुर। आप इसमें लिख सकते हैं क्या है ये मुंह मांगी दक्षिणा, ये मत सोचना क्या है साहब, मुंह मांगी दक्षिणा। जब मुंह मांगी दक्षिणा मांगी जाती है उसको बंद करने के लिए सबसे पहले जोधपुर, फिर 1844 जयपुर और बीकानेर में। इनको गलत माना गया, भाई मुंह मांगी प्रथा नहीं चलेगी, कुछ भी मांग लो, कहां से रहेंगे भैया, राजा महाराजा। तो इसको त्याग प्रथा या पालपोत या बारट प्रथा को समाप्त किया गया। सबसे पहले रोक लगाई गई 1841 में जोधपुर में, और फिर 1844 में जयपुर और बीकानेर में। और एक लाइन लिख सकते हो कि वही हितकारिणी सभा ने, बालटकर जो हितकारिणी सभा थी ना, हितकारिणी सभा के प्रयासों से 1888 में
1888 1888 में इस पर पूर्णतः रोक लगाई गई। लिख लीजिए आप के हितकारिणी सभा के प्रयासों से 1888 में इस प्रथा पर, पालपोत प्रथा, बारट प्रथा या त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई। ये त्याग प्रथा कौन सी त्याग प्रथा है? पत्नी को त्यागना नहीं, मुंह मांगी दक्षिणा जो मांगी जाती थी उसके बारे में ये प्रथा है। ठीक है ना साहब? चलिए अगली प्रथा की बात करते हैं, बेगार प्रथा। क्या है बेगार प्रथा? बेगार प्रथा, बेगार प्रथा का मतलब होता है व्यक्ति को बिना मजदूरी के अपने घर पर काम करवाने की जो प्रथा होती है, पुरुष हो स्त्रियों हो, ठीक है ना भाई, उनसे बेगार ली जाती है, मतलब उनसे काम करवाया जाता है, उसे बेगार प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बेगार प्रथा। और बेगार प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी बूंदी रियासत में। सर्वप्रथम रोक कहां लगाई गई थी? बूंदी रियासत में। और बूंदी रियासत में ये बेगार प्रथा ली जाती थी। बूंदी रियासत में बेगार प्रथा की बात चलिए। बूंदी रियासत में स्त्रियों से भी बेगार ली जाती थी। याद रखिए, स्त्रियों से भी बेगार ली जाती थी। बिना मजदूरी के कार्य करवाना बेगार प्रथा कहलाता है। बूंदी रियासत ऐसी रियासत थी जिसमें स्त्रियों से भी बेगार ली जाती थी। और बेगार प्रथा की अगर हम बात करें तो बेगार प्रथा पर सबसे पहले रोक भी कहां लगी थी? बूंदी में। सबसे पहले रोक भी कहां लगी थी? बूंदी में। और कानून बनाया गया था राजबंधित श्रम अधिनियम 1976। राज्य सरकार का कानून राज परिश्रम बंधित अधिनियम। ठीक है ना भाई? क्या नाम है इसका? राज परिश्रम बंधित अधिनियम। राजस्थान सरकार का कानून है जिसे हम राज परिश्रम बंधित अधिनियम के नाम से जानते हैं। यह अधिनियम 1976 में चला और रोक लगाई गई। 1976 के तहत रोक, 1976 के तहत रोक लगा दी। कौन सी प्रथा पर? बेगार प्रथा पर। कौन सी प्रथा पर रोक लगा दी साहब? बेगार। क्रय विक्रय की बात करते हैं। क्रय विक्रय की बात करते हैं। क्रय विक्रय, बच्चों का क्रय विक्रय करना, महिलाओं का क्रय विक्रय करना, क्रय विक्रय खरीदना बेचना कहलाता है। सीधी सी बात है। क्रय विक्रय पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी। तो सबसे पहले क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई थी 1831 में कोटा रियासत। सर्वप्रथम रोक 1831 कोटा। सर्वप्रथम रोक 1831 में कहां लगाई गई थी? कोटा रियासत में। कहां लगाई गई थी? क्रय विक्रय पर सर्वप्रथम रोक 1831 में कोटा रियासत पर लगाई गई थी। और 1847 में जयपुर में। 1847 फिक्स डेट ही बता देता हूं मैं, 16 फरवरी को जयपुर में रोक। कौन सी प्रथा है या कौन सी कार्य है? क्रय विक्रय कार्य। कौन सा प्रथा है? क्रय विक्रय कार्य। चलिए एक और प्रथा की बात कर लेते हैं, दहेज प्रथा। एक और प्रथा है जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, दहेज प्रथा। पता ही है शादी के टाइम पे मुंहमांगी रकम जिस तरीके से वसूली जाती है, दी जाती है, उसे दहेज प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? दहेज प्रथा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं भाई इसका मतलब सबसे पहले निर्णय कहां मिलता है? तो देखिए कौशल नरेश था। कौन था? कौशल नरेश था। और कौशल नरेश ने अपनी पुत्री महाकौशला का विवाह, कौशल नरेश का नाम था महाकौशल और उसकी पुत्री का नाम था महाकौशला। महाकौशल ने अपनी पुत्री महाकौशला का विवाह जब बिंबिसार से किया, किससे किया? बिंबिसार से किया, तब उसे कौशल दहेज में दे दिया था। ये पहला प्रमाण है। आप लिख लीजिए प्रथम प्रमाण में लिखिए, मैं लाइन बोल देता हूं। कौशल नरेश महाकौशल ने अपनी पुत्री महाकौशला के विवाह में बिंबिसार को कौशल दहेज में दे दिया। यह प्रथम साक्ष्य था दहेज प्रथा का। प्रथम साक्ष्य था दहेज प्रथा का। ठीक है ना भाई? और कौन सा था, मतलब कौन सी जगह कौशल का दिया था? तो काशीग्राम। कौशल के भी कोष्टक में, कौशल के कोष्टक में ना काशीग्राम दहेज में दिया था। कौन सा गांव दहेज में दिया था? काशीग्राम दहेज में दिया था। अब बात करते हैं साहब दहेज पर रोक कब लगाई गई थी? तो 1961 में भी कानून बना है भारत सरकार दहेज निषेध अधिनियम 1961 में कानून बना। भारत सरकार
दहेज निषेध अधिनियम, भारत सरकार दहेज निषेध अधिनियम 1961 में कानून बना था, फिर दोबारा कानून बना है 2006 में। भारत सरकार दहेज निवारक कानून। तो ये 2 कानून अब तक बन चुके हैं दहेज पर भारत सरकार के द्वारा। ठीक है ना साहब। कौन सी प्रथा रही? दहेज प्रथा। कौन सी प्रथा रही? दहेज प्रथा रही। क्लियर है। आगे चलते हैं। सागरी या बंधुआ मजदूर प्रथा। सागरी या बंधुआ मजदूर प्रथा। सागरी या बंधुआ मजदूर की प्रथा की बात लगभग बेगार प्रथा से संबंध है। बंधुआ मजदूर कहा जाता है जो वंश से वंश चलते रहते हैं, लोगों के हम मजदूरी करते रहते हैं। जो किसान होते हैं एक बार धन ले लेते हैं, उनसे मन लगान वसूली जाती है, फिर धीरे धीरे वो उनके गुलाम बने जाते हैं और वो करते हैं उनकी सेवा, फिर उनके पुत्र करते हैं, फिर छोटे छोटे बच्चों को भी बंधुआ मजदूर बनाया जाता है। ये बंधुआ मजदूर या सागरी प्रथा कहलाती है। क्या कहलाती है? बंधुआ मजदूर या सागरी प्रथा। इसमें भी याद रखना 2 प्रकार के मजदूर होते हैं, एक हाली और एक चाकरदास। एक तो होते हैं हाली और एक होते हैं चाकरदास। हाली का याद रखना खेत पर काम करने वाला मजदूर, और चाकरदास याद करना घर पर काम करने वाला मजदूर। जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनमें भी चाकरदास घर पर काम करते हैं और हाली खेत पर काम करते हैं। ये 2 प्रकार के मजदूर होते हैं। ठीक है ना भाई। और इसको रोकने के लिए कब अधिनियम बनाया गया था? तो 1961 में। 1961 में राजस्थान सागरी प्रथा अनुमूलन अधिनियम। 1961 में राजस्थान सागरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम के तहत उन्मूलन अधिनियम के तहत रोक लगाई गई थी राजस्थान में 1961 के तहत। ठीक है ना भाई। और अध्यादेश भी चलते 1975 में नया अध्यादेश भी आया था। 1975 में नया कानून लागू हुआ, नया कानून बना इसी के तहत, इसी में। ठीक है ना। ये जो अधिनियम है ना, राजस्थान सागरी प्रथा अनुमूलन अधिनियम के तहत रोक लगाई गई थी, तो 1975 में इसी पर एक नया कानून भी बनाया गया था। ठीक है ना साहब। कौन सी रही? राजस्थान की ये रही प्रमुख प्रथाएं। राजस्थान की क्या रही है? प्रमुख प्रथाएं। कुप्रथाएं भी है, प्रथाएं भी है। चलिए चर्चा करते हैं राजस्थान में परंपराओं के बारे में। जो हमने जो 2 क्लासें पढ़ी थी, उन क्लासेस में हमने अध्ययन किया था राजस्थान की जनजातियों के बारे में। अब हम जनजातियों में जो कुछ प्रथाएं हैं, जो कुछ नाम है, जो कुछ शब्द हैं, उनका भी अध्ययन मैं आपको इसी क्लास में करा देता हूं। तो उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, जो हमारी प्रथाएं रही हैं। चलिए, ठीक है ना साहब। राजस्थान में जो परंपराएं रही हैं, जनजातियों की जो परंपराएं रही हैं, उनके बारे में आपको एक एक शब्द का अध्ययन करा देता हूं। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं नाता प्रथा। नाता प्रथा। नाता प्रथा का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, लिखिए इसके सामने, बोलूंगा कुछ लिखूंगा। नाता प्रथा लिखिए। नाता प्रथा का मतलब क्या है कि जब जो पति स्त्री होती है वो अन्य पुरुष के साथ जीवन बिताती है। ठीक है ना भाई। स्त्री का अन्य पुरुष के साथ जीवन बिताना। अन्य पुरुष मतलब पति जीवित है जिंदा यही है, आसपास ये छोड़ छाड़ के भाग गई है, तो बिताना क्या कहलाता है साहब? नाता प्रथा। क्या कहलाता है? नाता प्रथा। याद रखना, जो पहला पति होता है और जो नया पति होता है, तो नया पति जो पहले पति को धन देता है उसे झगड़ा राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? झगड़ा राशि। तो झगड़ा राशि लेकर के कोष्टक में लिख लीजिए, पहले पति को पत्नी का मूल्य चुकाना। पहले पति को पत्नी का मूल्य चुकाना क्या कहलाता है? झगड़ा राशि कहलाता है। देखिए, नात्रा प्रथा क्या कहते हैं? नात्रा प्रथा। नात्रा प्रथा का मतलब होता है विधवा विवाह। नात्रा प्रथा। नात्रा प्रथा का मतलब रख लो। नात्रा प्रथा का मतलब होता है विधवा विवाह। जब किसी स्त्री का पति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जब उसका विवाह करवाया जाता है तो उसे नात्रा प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? नात्रा प्रथा। और देखिए 2 शब्द बनते हैं इसमें। कितने शब्द बनते हैं? 2 शब्द बनते हैं। एक बनता है मायस और एक बनता है गैलड़ या गोलड़। देखिए
मायस क्या होता है इसमें नीचे लिख लेना, ठीक है। चलिए मैं इधर लिख देता हूं, आप नीचे लिख लेना मायस। मायस का मतलब होता है विधवा के पियर पक्ष को दी जाने वाली राशि। विधवा के पीहर पक्ष को दी जाने वाली राशि, पक्ष को दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है? मायस। गोलण, विधवा के पहले पति का पुत्र, पहले पति की संतान, विधवा के पहले पति की जो संतान होती है उसे गैलण या गोलण कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? गैलण या गोलण कहते हैं, ठीक है। एक एक शब्द को समझते जाइए। चलिए बात करते हैं दापा प्रथा। दापा प्रथा, दापा प्रथा का मतलब होता है शादी नहीं हुई है, पहली बार शादी हो रही है, वधू का मूल्य चुकाना। जब वर वधू का मूल्य चुकाता है, उसके घर वालों को पैसे देता है, उसे खरीदना कह सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो उसे ये दापा प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दापा प्रथा। वधू का मूल्य चुकाना, वर पक्ष द्वारा वधू का जब मूल्य चुकाया जाता है तो उसे दापा प्रथा कहते हैं। छेड़ा पाड़ना के बारे में हमने पढ़ा। तलाक प्रथा है, मीणा जनजाति में चलती है, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, लिखने की जरूरत है ही नहीं। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हलमा। क्या करते हैं? हलमा। हलमा, हिंडा भी बोला जाता है इसको। देखिए हलमा को क्या बोला जाता है? हिंडा भी बोला जाता है, हांडा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हांडा। सामूहिक सहयोग परंपरा, जब सब लोग मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का कार्य करते हैं, तो उसे हलमा, हीड़ा या हांडा प्रथा कहा जाता है। जो सामूहिक सहयोग परंपरा है, क्या है? सामूहिक सहयोग परंपरा है। सब लोग मिलकर के एक साथ, जैसे मान लीजिए किसी एक खेत में काम करने सब लोग गांव के कुछ लोग मिलकर के काटने चले गए उसको, ठीक है ना, फसल को, तो वो कौन सी प्रथा कहलाएगी? हलमा, हिंडा या हांडा। अब इसी में एक नया वर्ड हेलमो। हेलमो, इसके तहत, हलमा के तहत भोजन परंपरा, हलमा के तहत भोजन, जब सब लोग मिलकर के जो व्यक्ति के घर पे काम करते हैं, उस व्यक्ति के घर पे सब लोग मिलकर के खाना खाते हैं, उसे हेलमो कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हेलमो कहते हैं। क्या कहते हैं उसे साहब? हेलमो कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलमो। देखिए इसी से और आप एक शब्द समझ सकते हैं, हमलो। ये भी चलो मैं यहीं पे बता देता हूं क्योंकि एक जैसे वर्ड है लगभग, तो हमलों की भी बात कर लो। देखिए हमारे माणिक्यलाल वर्मा जी रहे हैं, तो वर्मा जी ने जनजाति को, जाति को बढ़ाने के लिए एक संस्थान खोला जिसे आदिम शोध संस्थान कहते हैं। वर्मा जी का जनजाति आदिम शोध संस्थान, यानी कि जनजातियों को जागृत करने के लिए, उनका विकास करने के लिए माणिक्यलाल वर्मा जी ने जो जनजाति आदिम शोध संस्थान चलाया, उसका नाम क्या रखा? हमलो। क्या नाम रखा उसका? हमलो नाम रखा। प्रमुख चीज है, याद रखिए, हमलो नाम रखा गया है माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा। और याद रखना, संस्कृति व राष्ट्र धारा की विकास के लिए यहाँ एक मेला लगता है जिसे लोकारंजन मेला कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लोकारंजन मेला कहते हैं। लिख लो, इसमें सामने लिख लो, जनजाति आदिम शोध संस्थान, कोष्टक में लिखो लोकारंजन मेला। यानी कि इसके तहत कौन सा मेला लगता है? लोकारंजन मेला लगता है। लोगों के मनोरंजन के लिए, राष्ट्रीय धारा संस्कृति के विकास के लिए माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा आदिम शोध संस्थान चलाया गया, जिसे हम लोग आ गया, और उसमें एक मेला लगता है जिसे लोकारंजन मेला कहते हैं। क्या कहते हैं उसे साहब? लोकारंजन मेला कहते हैं। चलिए आप बात करें मृत्यु भोज की बात कर लेते हैं। मृत्यु भोज को क्या क्या कहते हैं? मृत्यु भोज, मृत्यु भोज जानते हैं आप? मृत्यु पर 13वीं 12वीं, उसको क्या क्या किस किस नाम से नाम है, या करके सबको लिख देता हूं। कांदिया, नुक्ता, औसर, बारेवा। देखिए कांदिया कहा जाता है, औसर कहा जाता है, नुक्ता कहा जाता है, बारेवा कहा जाता है, 13वीं कही जाता है। तो ये सब मृत्यु भोज को गेह भी कहा जाता है, मैंने बताया था, गेह भी कहा जाता है, मेघ भी या मेह भी कहा जाता है। ये सब कौन सी प्रथा है? मृत्यु भोज परंपरा है। कौन सी प्रथा है? मृत्यु। कार्य भी तो कहते हैं हमारे यहाँ, अपने यहाँ भरतपुर क्षेत्र में क्या कहते हैं? कार्य हो रहा है, तो ये सब मृत्यु भोज परंपरा है। कौन सी परंपरा है? मृत्यु भोज परंपरा है। चलिए अगली परंपरा के नाम बताता हूं, मौताना। क्या है? मौताना।
पहले इसके औसर के साथ साथ एक और शब्द बता देता हूं आपको, जौसर। औसर तो है मृत्यु बोध, जौसर क्या है? कोई व्यक्ति मृत्यु होने से पहले अपना मृत्यु बोध देता है, मृत्यु से पहले मृत्यु बोध, मृत्यु से पहले मृत्यु बोध, मृत्यु से पहले जो मृत्यु बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जौसर कहते हैं। मृत्यु से पहले जो मृत्यु बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जौसर कहते हैं। बात करते हैं मोताणा। मोताणा, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने के हाथों से किसी की मृत्यु हो गई, किसी व्यक्ति के हाथों से जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर जो अपराधी है, जो धन देता है उसे कहते हैं मोताणा, जो परंपरा होती है, और जो धन चढ़ाया जाता है उसको कहते हैं चढ़ोतरा। तो आप लिख सकते हैं किसी व्यक्ति के हाथों मृत्यु पर घरवालों को धन चुकाना, घरवालों को धन चुकाना। अब धन के कोष्टक में लिख दूंगा मैं चढ़ोतरा, कि जो धन होता है उसे क्या कहते हैं? ये चढ़ोतरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चढ़ोतरा कहते हैं। तो धन चुकाना, जब कोई व्यक्ति को मार देता है तो उसके घर वालों को उसकी मृत्यु का धन देते हैं, जैसे चढ़ोतरा कहते हैं, वो चुकाना मोताणा प्रथा कहलाती है। क्या कहलाती है? मोताणा कहलाती है। आटा साटा विवाह के बारे में मैंने आपको बताया था। आटा साटा विवाह का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की बहन से विवाह कर लेना, ये हम लिख चुके हैं। आटा साटा विवाह के बारे में हम प्रचलन कर चुके हैं, ठीक है ना भाई। बड़ार की बात करते हैं, क्या करते हैं? बड़ार की बात। बड़ार, बड़ार विवाह के समय वर पक्ष के यहाँ जो भोजन होता है, विवाह के समय वर पक्ष के यहाँ भोजन, वर पक्ष के यहाँ जो भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? बढ़ार कहते हैं। क्या कहते हैं? वर पक्ष के यहाँ जो भोजन होता है उसे क्या कहते हैं साहब? बढ़ार कहते हैं, बढ़ार, ठीक है ना साहब। मारूढोल, मारूढोल का मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा। मारूढोल का मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा, और हलमा या हिना का मतलब होता है सामूहिक सहयोग की परंपरा। यह है सामूहिक सुरक्षा, जब पूरे समाज के लिए एक साथ लड़ा जाता है, पूरे समाज की सुरक्षा की जाती है, तो उस परंपरा को ये मारूढोल परंपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मारूढोल। और याद रखना, मारूढोल को वार भी कहते हैं कहीं कहीं। मारूढोल को क्या कहते हैं? कहीं कहीं वार भी कहते हैं, वार। तो वार या मारूढोल परंपरा सामूहिक सुरक्षा का प्रतीक है, ठीक है ना साहब। तो ये है प्रमुख जो परंपराएं जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी की कुछ हम और परंपरा पढ़ेंगे। बड़ा लिया, बड़ा लिया कौन होता है? जो विवाह के बीच में होता है। आप लिख सकते हैं इसमें बड़ा लिया भी लिख लो, चलो मान लो कुछ शब्द में और आपको बोल देता हूँ, बड़ा लिया लिख लो। बिचौलियो, ठीक है ना भाई, जो शादी में बिचौलिया होता है उसे क्या कहते हैं? बड़ा लिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे साहब? बड़ा लिया कहते हैं। जो शादी में बिचौलिएपन का जो शादी करवाता है उसे क्या कहते हैं? बड़ा लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा लिया कहते हैं। तो ये है राजस्थान की प्रमुख जातिगत परंपराएं, जो प्रमुख परंपराएं हैं। अभी हमने प्रत्येक परंपरा का अध्ययन नहीं किया है, हम अन्य परंपराओं का भी अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे। जब हम राजस्थान के रीति रिवाज वेशभूषाओं को भी पढ़ेंगे ढंग से, तो वहां भी अध्ययन करेंगे। ये मैंने कुछ प्रथाओं के हिसाब से ही, जो जनजातियां हमने पढ़ी थी उनके हिसाब से कुछ जनजातियों का हमने अध्ययन किया है। जो शब्द हमारे जनजातिगत में हमने लिखाए उनमें से रह गए थे, उनका अध्ययन किया। राजस्थान की सभी प्रथाओं का अध्ययन किया। अब मैं आपको बता देता हूं राजस्थान की कुछ जातियां, जनजातियां मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना भाई। तो राजस्थान की जातियों का भी अध्ययन हम कर लेते हैं। राजस्थान की जनजातियों में अगर हम जनजातियों की बात करें तो कौन कौन सी जनजाति हैं, जनजातियों के बाद कौन कौन सी जातियां हैं जो प्रमुख हैं, उनके बारे में आपको, चलिए हम इसके बारे में अगली क्लास का अध्ययन करते हैं। मुझे लग रहा है क्लास का टाइम अधिक हो गया है, हाँ 48-49 मिनट की क्लास हो गई है, तो हम अगली क्लास में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, मुझे सुनने के लिए, मेरी क्लास लेने के लिए। प्लीज शेयर दिस क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।